नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? नवांश चार्ट क्या होता है, D9 चार्ट क्या होता है, उसको लेके बेसिक इंफॉर्मेशन या नवांश चार्ट क्या होता है, तो उसका यूज़ कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को लेके तो आज की क्लास और मे बी कल की भी क्लास में हम डिटेल्ड में इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि लग्न कुंडली और नवांश कुंडली को हम कैसे यूज़ करें। अभी तक जो बेसिक कंफ्यूजन रहती है लोगों के मन में कि हम नवांश कुंडली को केवल मैरिज के एस्पेक्ट से ही देखते हैं। तो बात ये है कि केवल मैरिज के लिए देखना ठीक है, लेकिन केवल मैरिज के लिए ही देखना ये ठीक नहीं है। इसको हम इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल कुंडली जो होती हैं उनकी तरह भी देखना चाहिए। और कहा गया है कि बिना नवांश या D9 के हेल्प लिए आपकी प्रिडिक्शन इनकम्प्लीट है, आपकी कुंडली अधूरी है। तो देखिए, D1 और D9 में बेसिक अंतर क्या होता है, कोई बहुत लेमैन की लैंग्वेज में बता सकता है? मोटा मोटा एक लाइन में अगर हम कॉन्सेप्ट समझें तो कहा गया है कि D1 में कोई चीज या D1 को आप एक फल या फ्रूट समझिए, ठीक है। D9 ये बताता है कि उस फ्रूट का जो स्वाद है वो कैसा रहेगा जीवन में, खट्टा या मीठा। बेसिक एकदम सरल शब्दों में ये परिभाषा है कि जो D1 है ये फल है, और जो नवमांस है उस फल का स्वाद है। कि दिख रहा है आम का फल हमें D1 में, लेकिन ये आम का फल अंदर से कैसा निकलेगा, क्या मीठा निकलेगा, क्या खट्टा निकलेगा, कि खराब निकलेगा। तो आपके जीवन में जो इम्पैक्ट आना है, नवमांश बताता है कि अगर कोई चीज़ का जो शुभ प्रभाव है वो बढ़ रहा है आगे चल के लाइफ में, कि जो शुभ या पॉजिटिव इम्पैक्ट है आपके जीवन में वो घट रहा है। तो कुल मिला के वैसे भी प्रश्न कुंडली में भी ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि जो चंद्रमा है वो किसी प्रश्न का बीज है यानी सीड है, जो लग्न है वो फल है, और जो नवमांश है उस फल का स्वाद है। तो जब हम प्रश्न कुंडली में भी अगर आपने प्रश्न कोई पूछा, उसमें चंद्रमा खराब कंडीशन में आ गया तो वो वहीं पर कैंसिलेशन में चला जाता है। लग्न कुंडली उस प्रश्न का जो फल है उसको दिखाती है और फल का स्वाद नवांश। तो नवांश अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट्री कुंडली है और उसको जरूर देखना चाहिए। D1 अगर आप ऐसे भी समझो कि D1 ये दिखाती है कि ये चीज़ आपको लाइफ में मिलेगी, तो D9 ये दिखाती है कि उस चीज़ का कितना स्थायित्व है जीवन में, कितनी टिकाऊ है वो टेम्परेरी है कि उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। ये दिखाता है नवमांश कुंडली। तो इसलिए नवमांश कुंडली को हमेशा हमें इंडिपेंडेंट चेक करना चाहिए, और जो देखने का तरीका है वो बिल्कुल हमें वैसे ही देखनी चाहिए जैसे कि हम लग्न कुंडली देखते हैं। विवाह के लिए भी देखें, हर चीज के लिए देखें। अगर कहा गया है कि लग्न कुंडली में कोई प्रभाव पॉजिटिव है, नवमांश में वो नेगेटिव है, तो होगा क्या कि वो चीज मिलेगी जरूर, लेकिन उसका जो स्वाद है ना, टेस्ट है जीवन में, वो गड़बड़ रहेगा। नवमांश में चीजें अच्छी हैं और लग्न में चीजें खराब हैं, तो चीजें फिर इनिशियल स्टेज पे कड़े संघर्ष और स्ट्रगल के बाद मिलेंगी। लेकिन फिर नवमांश जो कि जीवन का लेटर वन पार्ट दिखाता है, फिर वो चीजें वहां पर स्थायित्व को दिखाती हैं कि कड़े संघर्ष के बाद मिलने के बाद 30 साल, 35 साल, 40 साल के बाद वो चीज मिलेगी, फिर वो सस्टेन करेगी। तो ये नवमांश की कहानी है। कुल कितने नवमांश हो सकते हैं, कुछ अंदाजा लगा सकता है कोई? 9 नवमांश। एक राशि कितनी होती है आपकी? 30 डिग्री की। और इसको जब हम 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.50। 3 डिग्री 20 मिनट का एक नवमांश आएगा आपका। ठीक है। अब आपकी टोटल कितनी राशियां होती हैं? 12। और एक राशि में कितने नवमांश हैं? 9। टोटल कितने नवमांश हो गए आपके? तो टोटल जो नवमांश की जो काउंटिंग है वो 108 है। ठीक है, 108। क्योंकि देखिए, जैसे मेष राशि है, अब मेष राशि 30 डिग्री की है, तो ये होगा कि वो प्लानेट हम ऐसे बोलेंगे कि मेष के पहले नवमांश में गया है। यानी कि अगर कोई प्लानेट मेष राशि के 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट है तो पहले नवमांश, और नवमांश में ऐसे बढ़ते बढ़ते जब तक 30 डिग्री क्रॉस करेगा तो टोटल 9 नवमांश उसके हो जाएंगे। तो कुंडली में 12 राशियां हैं, तो उन 12 राशियों का इम्पैक्ट है कि टोटल 108 नवमांश होते हैं आपकी जिंदगी में या जीवन में या आपकी कुंडली में।
तो हर राशि के कुल हो गए 9 नवमांश। इनमें से 2 नवमांश अच्छे बोले गए हैं, काफी अच्छे बोले गए हैं सामान्यतः। कोई जानता है उन नवमांश को, क्या है वो नवमांश? इनमें से कोई 2 नवमांश होते हैं हर राशि के, इनको बोला गया है पुष्कर नवमांश। ठीक है, वो कैसे होता है वो भी हम आगे आज की क्लास में देखेंगे। अगर कोई प्लानेट आपका पुष्कर नवमांश में गया है तो कुल मिला के जब 12 राशियां, हर राशि में जो 2 नवमांश हैं वो पुष्कर नवमांश है, तो टोटल जो 24 नवमांश होते हैं आपके, ये पुष्कर नवमांश होते हैं 108 में से। ठीक है, तो ये आपका बेसिक एक इंफॉर्मेशन है। अब इसमें हम नवमांश की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? बहुत सिंपल सरल कैलकुलेशन है। सबसे पहले तो कैलकुलेशन ही आनी चाहिए हमें डिविजनल चार्ट की, कि हमने जो राशियां हैं उनको 3 तरीके से डिवाइड कर रखा है। मूवेबल नहीं, सॉरी सॉरी, फिक्स, मूवेबल, ड्यूअल। तो फिक्स साइन कौन कौन से है? फिक्स साइन 2 5 8 11 है, स्थिर। जी। और आपके मूवेबल कौन कौन से हैं? चर। और ड्यूअल है 3 6 9 12। तो जो आपके 1 4 7 10 वाले हैं उसकी काउंटिंग हमेशा हम कहाँ से शुरू करते हैं? वहीं से, सेम राशि से। और आपका जो फिक्स साइन है 2 5 8 11, इसकी काउंटिंग करते हैं वहां से, नाइन्थ से। और जो ड्यूअल है वहां से, फिफ्थ से। तो ये नौमांश कैलकुलेशन की एक बेसिक कंडीशन है, ये भी आपको बताई गई थी, बस एक बार रिवाइज कर दूं। जैसे कि अगर कोई प्लानेट 3 नंबर साइन, ये मिथुन साइन में है, 6 डिग्री 40 मिनट पे, तो अब ये नवमांश में कहाँ जाएगा? तो सोचना क्या है, कुछ नहीं करना। 3 है तो 3 से आगे हम 5 बढ़ेंगे, 3 वृश्चिक। 4 5 6 7, 7 से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। और ये कौन से नवमांश में गया है? दूसरे नवमांश में गया है, वृश्चिक में जाएगा। तो आपको ये प्लानेट को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने डिग्री देखी, उसका साइन देखा, यहाँ से कैलकुलेट किया। तो ये नवमांश की बेसिक कैलकुलेशन, या नवमांश को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक तरीका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है आपके रिवीजन के लिए, कि नवांश विचार। यदि किसी राशि के 30 अंश या 30 डिग्री को हम 9 समान भागों में बांट दें, तो जो प्रत्येक भाग है 3 डिग्री 20 मिनट का होगा। राशि को जो 9 भाग से हम डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक भाग को हम नवांश कहते हैं। नवांश की जो कैलकुलेशन है वो ये है। चर राशि, इनकी जो शुरुआत होती है अपनी राशि से ही शुरू करेंगे, यानी कि ये आपकी जो चर राशियां हैं, ये 1 4 7 10 है। और इस तरीके से 10। आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपका ये कैलकुलेशन है स्थिर राशि, इनकी काउंटिंग हमेशा 9 से शुरू करेंगे। तो जो वृष, सिंह या 2 5 8 11 है उनको हम 9 से शुरू करेंगे, फिर ये देखेंगे कौन से नवमांश में गए हैं। इसी तरीके से जो आपके ड्यूअल साइन राशियां हैं 3 6 9 12, इनकी काउंटिंग हम 5 से करेंगे और देखेंगे कौन से नवमांश में गया है। तो एक राशि के कुल मिला के 9 नवमांश होंगे, जो 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट की रेंज के अकॉर्डिंग 9 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। टोटल एक आपके जो नवमांश की काउंटिंग है वो 108 है। इन 108 में से जो 24 नवमांश है उनको पुष्कर नवमांश कहते हैं, ये अच्छे होते हैं। पुष्कर नवमांश और पुष्कर भाग दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। पुष्कर भाग एक पर्टिकुलर कुछ डिग्री है प्लानेट की, अगर वो D1 में उस डिग्री के आसपास है, ±30 मिनट की रेंज में है, तो लगभग मान लेंगे कि वो पुष्कर भाग में। और नवमांश की कैलकुलेशन का एक दूसरा रूल है पुष्कर नवमांश की। ठीक है, तो ये नवमांश की चीजों को बताता है कि नवमांश आपका क्या क्या दिखाता है और कैसे हमें इसको पढ़ना है। तो अभी तो हम क्लासिकल प्रिंसिपल ले रहे हैं। कुल मिला के अगर कोई चीज आपकी, ये D1 है, ये D9 है। अब होगा कई बार क्या जीवन में, ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही जगह अच्छी हो। कोई प्लानिट यहाँ पर एक्सोल्टेड है, अच्छी पोजीशन में, यहाँ पर निगेटिव है, तो चीज मिलेगी तो आपको, लेकिन उस चीज का कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ये नवमांश दिखा रहा है, बाद में प्रॉब्लम करेगी आपको, जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, एक कंडीशन होगी, यहाँ पर खराब है चीज, ठीक है, फिफ्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड ही ले लो, यहाँ पर ठीक हो गया है, तो इसका मतलब हो गया है कि ये चीज बहुत मेहनत से मिलेगी। यानी इसके लिए आपको जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, फाइट करनी पड़ेगी। इतनी
आपके लिए सिल्वर स्पून वाली कंडीशन तो नहीं लेकर आए हैं। और मिलने के बाद जब मिल जाएगी तो फिर ठीक है, फिर ये अपने रिजल्ट या इम्पैक्ट दिखाएगी। एक कंडीशन ये बनेगी, यहाँ पे भी अच्छा है, यहाँ पे भी अच्छा है, तो ये बेस्ट कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, वो चीज़ मिलेगी भी और जीवन भर उसका बहुत शुभ प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। तो वो आपकी कुंडली में 10th हाउस 10th लॉर्ड की कंडीशन D1 में भी अच्छी है, D9 के भी 10th लॉर्ड 10th हाउस की कंडीशन अच्छी है, दोनों जगह के जो लॉर्ड है वो अच्छी कंडीशंस में दिख रहे हैं। तो फिर क्या दिखेगा कि व्यक्ति अपने कैरियर में जल्दी से काम शुरू कर देगा, बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रगल परेशानी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आगे चल के वो राइज करता रहेगा। यहाँ पर कहीं पर भी उसका डाउनफॉल जैसी कंडीशन नहीं दिखते। तो कुंडली में हम एक चीज़ वही बोलेंगे जो हम देखते हैं, स्ट्रेंथ क्या है कि भाई ये व्यक्ति अपने कैरियर में कुछ बड़ा इम्पैक्ट करेगा। सामान्यतः यहाँ पर एक ये कैलकुलेशन हो गई। अभी हम बाकी किसी डिविजनल चार्ट की बात नहीं करेंगे, इन्हीं दो को हम समझेंगे। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है इन दोनों का तो होता ही होता है। यहाँ पे भी गड़बड़ है, यहाँ पे भी गड़बड़ है किसी कोई चीज़ आपकी, तो ये सबसे खराब पोजीशन है आपकी कुंडली में। अब यहाँ पर क्या है कि एक तो मिलती हुई भी नहीं दिख रही है और किसी तरीके से हमने मिलने या पाने की कोशिश भी की तो उसके बाद भी इसमें मज़ा नहीं है। पहले तो शादी होते हुए नहीं दिख रही, सपोज हो भी गई तो उसके बाद भी टूट जाएगी। यानी यहाँ पर इस पार्ट को लेके फिर कुंडली वीक हो गई कि यहाँ पर कहीं पर भी नवमांश में सपोर्ट नहीं है, लग्न में भी सपोर्ट नहीं है, तो कुंडली की ये वीकनेस को दिखाता है। और आगामी जीवन में इस पार्ट को लेके हमें जीवन भर कमी दिखेगी, जीवन भर हमें इस रिलेशन को, कुंडली के इस हाउस को, इस पैटर्न को हमें हमेशा देना पड़ेगा अपना सब कुछ, और इसके साथ हमें एडजस्टमेंट जैसी कंडीशंस बैठानी पड़ेंगी। तो ये बेसिक तरीके से आप D1 और D9 को एक साथ दे सकते हैं, ये मॉडर्न तकनीक है। यहाँ पर अब हम क्लासिकल का भी सहारा लेंगे। ये तो हो गया आपका सारा रूल, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ लेना नवमांश कैसे बनता है। नवमांश के बाद हमने आपको बताया था कि जो वर्गोत्तम विचार होता है कि कोई ग्रह वर्गोत्तम है, लग्न वर्गोत्तम है कि नहीं है, तो उसके लिए भी हम नवमांश चार्ट लेते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि हमारा D1 में कोई ग्रह सेम राशि में हो और D10 में सेम राशि में हो तो हम उसको वर्गोत्तम बोल दें, नहीं। वो D1 में भी सेम राशि में हो, D9 में भी, मतलब D1 में जिस राशि में है D9 में भी उसी राशि में, तो ही वर्गोत्तम बोलेंगे। और किसी चार्ट में अगर सेम राशि में जा रहा है तो हम उसको वर्गोत्तम नहीं बोलेंगे। तो जो वर्गोत्तम प्लानेट का कॉन्सेप्ट है वो भी D9 के साथ ही कंबाइंड करके लिया जाता है। जैसे कि ये एक कुंडली है, अब यहाँ पर ठीक है, और मून यहाँ पर भी, तो दोनों चार्ट में हमें मून कहाँ पर दिखा है, एक ही राशि। जब एक ही राशि में दिखा तो इसको अब हम बोलेंगे कि आपका ये वर्गोत्तम है। अब अगर आपका मून यहाँ पर है और आपका ये 2 नंबर साइन में लिखा है सपोज, तो आप बोलोगे हाँ तो अपनी राशि का है यहाँ पर, क्या इसको वर्गोत्तम मानेंगे? तो इसको वर्गोत्तम बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब मून यहाँ पर आपका, मून के आप जुपिटर ले लो सपोज, ये 7 नंबर पे है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका जुपिटर, तो अब यहाँ पर जुपिटर क्या हो गया, वर्गोत्तम हो गया, ठीक है। तो ये भी वर्गोत्तम की कैटेगरी में आ गया। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है कि वो चाहे जिस राशि में हो, सपोज यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर आप सूर्य को भी बैठा दो, सन, यहाँ पर ये सन, तो भले ही वो नीच का कोई बात नहीं, लेकिन वो वर्गोत्तम हो गया। जब कोई ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है तो कॉन्सेप्ट ये है कि सामान्यतः शुभ फल दे देता है। अगर वो नीच का ग्रह भी वर्गोत्तम है तो कहीं ना कहीं उसकी जो नेगेटिविटी है, उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा, जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो और बढ़ जाएगा अगर अच्छा ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है। तो वर्गोत्तम एक शुभ चीज मानी गई है।
तो क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी ये कहती है जो ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली में एक ही राशि में स्थित हो या एक ही साइन में हो तो उसे हम वर्गोत्तम प्लानेट कहते हैं। वर्गोत्तम प्लानेट अत्यधिक शुभ फल देते हैं, शक्तिशाली, स्ट्रेंथफुल और कल्याणकारी माने जाते हैं, या उच्च के ग्रह के समान फल देने लगते हैं। कुल मिला के यहाँ पर वर्गोत्तम का जो कॉन्सेप्ट लिया है ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट लिया है। ठीक है, कि अगर आपका ग्रह कोई वर्गोत्तम आ गया है तो जब भी उसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो सामान्यतः वो शुभ फल देगा। इसी तरीके से जैसे ग्रह वर्गोत्तम होता है, लग्न भी वर्गोत्तम होता है। तो अगर किसी व्यक्ति का वर्गोत्तम लग्न है तो ये अच्छा माना गया है। जैसे कि यहाँ पर सपोज देखिए, वर्गोत्तम लग्न अच्छा माना गया है, एक अच्छी विल पावर को दिखाता है। व्यक्ति अपने जीवन में अपनी संघर्ष मेहनत से चीजों को पा सकता है। क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी कहती है कई बार व्यक्ति पूर्व जन्म के कुछ अधूरे कार्य को करने भी पूरे आता है तो भी इस वर्गोत्तम लगन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। वर्गोत्तम लगन सिंपल है, यहाँ पर भी सिंह लगन है, यहाँ पर भी सिंह लगन है, ये हो गया, मतलब ये D1 है। और किसी चार्ट से हम नहीं बोलेंगे वर्गोत्तम लगन, हम इन्हीं दो चार्ट को ही रख के कंसीडर बोलेंगे कि भाई वर्गोत्तम लगन है। वर्गोत्तम लग्न भी स्ट्रेंथ को दिखाता है, वर्गोत्तम लग्न भी ताकत को दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में मुसीबत, परेशानी, संकट, कष्ट, बीमारी, रोग, रिपु, ऋण, जितनी नेगेटिविटी है इन सबको झेलने में ये जो लग्न है ये मजबूत है, ये स्ट्रांग है। और सामान्यतः ये अपने जीवन में एक प्रबल इच्छा शक्ति से अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी अच्छा माना गया कि आपका लग्न वर्गोत्तम हुआ है, आपके ग्रह वर्गोत्तम हुए हैं, तो दोनों ही चीजें कुल मिला के ठीक है। अच्छा, आप लोग गण विचार सुनते होंगे कि देवगण, राक्षस गण, मनुष्य गण, कौन सा आपका गण है, ये आपका मैच मेकिंग या बहुत जगह हम देखते हैं। तो इसका विचार भी हम कहीं ना कहीं नवमांश से करते हैं। तो गण विचार यानी कि जो होता है वो आप देखिए, नवांश कुंडली या नवांश गणना से व्यक्ति के गण का विचार किया जाता है। गण तीन प्रकार के होते हैं, देव, मनुष्य, राक्षस। ठीक है, तो ये तीन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो हम आपको बताते हैं। नवांश संख्या 1 4 7 आपकी हो तो फिर आपके अंदर जो करेक्टरिस्टिक आएंगे ये किसके आएंगे, देव गण आएंगे। ठीक है, नवांश संख्या 1 4 7 कैसे हो सकती है आप बता सकते हैं। नवांश संख्या 1 4 7 का मतलब है जो नवांश आपका जा रहा है लग्न में तो वो कौन से नंबर पे जा रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, सपोज आपका जो लग्न है यानी कि जो असेंडेंट की डिग्री है वो है 27 डिग्री 5 मिनट। तो अब आपका जो नवमांश है यानी किसी न किसी साइन में होगा जिसमें 9 नवमांश हो सकते हैं। तो अब आपको कैलकुलेशन से देखना है कि आपके लग्न की डिग्री कौन से नवमांश में जा रही है। तो अगर हम इसको देखें तो कौन से नवमांश में जाएगी, 26 डिग्री 40 मिनट तक से 30 डिग्री तक आपका नवा नवमांश होता है। तो देखिए आप सबकी कुंडली में कुछ ना कुछ लग्न की डिग्री होगी, किसी की 10 डिग्री होगी, किसी की 12 डिग्री होगी, 13 डिग्री होगी, 13.5 डिग्री, कुछ भी होगी। तो आप उसको देखिए वो कौन से नवमांश में जा रही है, नवमांश का नंबर क्या है। 1 से लेकर 9 तक ही होगा ना कुछ ना कुछ। जी। उस 1 से 9 तक का जो नंबर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इनको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, तीन तीन के पैटर्न में। कि ये अगर नंबर आ रहा है तो आपका देव है, ये नंबर है तो राक्षस गण है, ये देव नंबर है तो मनुष्य गण है। तो वो यही कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को आप लोग अपने चार्ट्स में देख सकते हैं कि आपके जो भी लग्न की डिग्री हो, सपोज यहाँ पर किसी का लिखा है कि 12 डिग्री 40 मिनट, तो सपोज किसी का ये 12 डिग्री 40 मिनट है तो हम बोलेंगे ये कौन से नवमांश में गया है। आपको कैलकुलेशन का भी पहले तरीका पता होना चाहिए। तो पहला तो आपका 3 डिग्री 20 मिनट तक है, दूसरा आपका 6 डिग्री 40 मिनट तक है, तीसरा आपका 10 डिग्री तक है, चौथा जो नवमांश है वो आपका है 13 20। 13 डिग्री 40 मिनट। तो अभी बोलेंगे नवमांश संख्या 4 है, चौथे नवमांश में गया, किसी भी साइन के नवमांश में गया लेकिन गया किसमें है, चौथे नवमांश में। तो अब हम आ जाते हैं वापस कि आपकी इसी जो नवमांश की काउंटिंग से हम देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण इनकी काउंटिंग करते हैं।
तो देखिए थोड़े बहुत इनके स्वभाव भी व्यक्ति में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि खराब हो। देवगढ़ के लिए बोला गया है कि अगर आपकी जो नवमांश संख्या वो 1 4 7 में जा रही हो, यानी कि आपका जो नवमांश कैसा हो, एक के लिए क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से 13 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री 20 मिनट होगा तो एक होगी। और आपका चौथे के लिए फिर ये होना चाहिए, मुझे लग रहा है 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक। ठीक है, सातवें के लिए क्या होगा, अब आपका जन्म देख लीजिए, इन डिग्रियों के बीच में कहीं पर भी हो रहा है, यानी कि पहले नवमांश में, चौथे नवमांश में, या सातवें नवमांश में, तो आप देवगढ़ हैं। तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो देवताओं में आएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं जिसका राक्षस गण निकल आए वो नाराज हो जाए। आजकल के में देवगढ़ वाले कई बार कुछ नहीं कर पाते, राक्षस गण वाले आगे निकल जाते हैं। तो जब हम मैच मेकिंग करते हैं तो कोशिश करते हैं राक्षस को राक्षस के साथ मिला दें। ठीक है, तो उन दोनों का स्वभाव एक जैसा हो, दोनों रात को जगह, पूरी पूरी रात जगह, पूरी पूरी रात मैगी बना के खाएं, पूरी पूरी रात घूमते रहें। देव वाले को देव से मिला दो तो सब 9 10 बजे तक सो जाएं, सुबह जल्दी उठे पूजा पाठ करें। तो अब देवगढ़ वालों के लिए क्या कैरेक्टर बताए गए हैं, बोला गया गुणी होंगे, उदार होंगे, धनी, मान सम्मान वाले, पवित्र, पुण्य आत्मा, देवताओं के जैसे स्वभाव वाले, तो देवगढ़ का अच्छा माना गया है। ठीक है, अब आता है मनुष्य गण, मतलब अगर हम कैटेगरी में देखें तो ये फिर डेफिनेटली सबसे अच्छा है। पहले हम देवता बने, अगर देवता ना बन पाए तो हम कोशिश करें कि मनुष्य ही बन जाए। तो मनुष्य के लिए फिर आपका जो नवमांश संख्या है वो 258 होनी चाहिए। तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, 3 डिग्री 20 मिनट से आपका जन्म अगर 6 डिग्री 40 ठीक है। के बीच में है, तो आप क्या हो गए, ये हो गए। इधर आपका जन्म 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तो भी आप हो गए। इधर आपका 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच का है, तो ये आपके, ये हो गए आपके कहाँ गया, 2 5 8, इनके बीच में आपके लग्न की डिग्री आ रही है, तो मनुष्य गण है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सत्यनिष्ठ है, शक्तिशाली है, परिश्रमी है, सहयोग करने वाला है, मित्रवत स्वभाव करने वाला है। तो ये कुछ ना कुछ ये रिफ्लेक्शन आ जाता है कि चलो जी, ये आ सकता है। अब आते हैं सबसे महान लोग इस दुनिया में जिनका नौमांश 3 6 9 में गया है। 3 6 9 में अगर गया है तो इस हिसाब से आप आगे बढ़ा लीजिए, 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक। इधर आपका हो जाएगा 16 डिग्री 40 से आपका 20 डिग्री, इधर 26 डिग्री 40 से 30 डिग्री के बीच में अगर आपका जो लग्न की डिग्री गई है, तो आपको कहा जाएगा आपका जन्म राक्षस गण में हुआ है। तो ये भी कोई नेगेटिव नहीं है, थोड़े से आप क्रूर होंगे, पापी भी हो सकते हैं, हिंसक भी हो सकते हैं। ठीक है, आजकल के जीवन में रहने के लिए ये क्वालिटीज चाहिए। लोभी भी हो सकते हैं आप, ईर्ष्यालु भी हो सकते हैं, छल कपट से आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं, शत्रु स्वभाव हो सकता है। तो थोड़ा सा जो पर्सनैलिटी में कलयुग का प्रभाव ज्यादा होगा, तो ये आपका राक्षस गण हो जाएगा। तो राक्षस गण आपको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो कैलकुलेशन का आपको जो तरीका है, जो मेथड है, वो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे आपको अपने नवमांश को देखना है। तो ये नवमांश का एक ये प्रभाव आता है, मैच मेकिंग में ज्यादा होता है। क्रिटिकल है, इसको हम समझ लेते हैं नवांश बल विचार, ये नवांश की जो स्ट्रेंथ है इसके बारे में। किसी भी ग्रह का जो नवांश की बल है इस बात पर निर्भर करता है कि वह ग्रह जन्म कुंडली में किस पोजीशन में है। यदि कोई ग्रह, जो मैंने आपको वैसे बताया था टिक करके, पाप यानी अच्छा और बुरा, बुरा और बुरा, अच्छा और अच्छा, तो मिक्स करके कैसे रिजल्ट देते हैं, ये थोड़ा सा क्लासिकल के हिसाब से बता देते हैं। ये कहते हैं यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में पाप ग्रहों से युक्त है, पाप दृष्टि में है, दुस्थान 6 8 12 में है, और भले ही नवांश कुंडली में उसकी स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसकी दशा में जातक को कुछ ना कुछ कमी, बाधा या कष्ट या अनुभव आता है। ठीक है, इनका कहना है कि जैसे कि सपोज आप एग्जाम्पल समझ लो, जो ये कहना चाहते हैं
सपोज ये कुंडली है किसी की, ठीक है। अब ये जो कहना चाह रहे हो, ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर शनि आपका जो है सैटर्न योग कारक है। केंद्र त्रिकोण की लॉर्डशिप लेके इसको यहाँ पर आप एक्सोल्टेड कर दो, ठीक है। अब दोबारा ये कहते हैं कि यहाँ पर तो ठीक दिख गई योग कारक ग्रह। अब जैसा कि आप सामान्य देखना शुरू करेंगे कि शनि योग कारक है, शनि एक्सोल्टेड है। यहाँ पर मैं अच्छा वाला बता रहा हूँ, ठीक है। और शनि आपका, यहाँ पर शनि को हम बैठा लें, यहाँ पर कर दें 11th हाउस में कर दें नीच का, और इसको हम कर दें राहु केतु एक्सेस में। तो अब पहली जो कंडीशन है, यहाँ पर शनि या सैटर्न सामान्य तरीके से हमें ठीक दिख रहा है, लेकिन नवमांश में पीड़ित है ये। तो इससे रिलेटेड जो कारकत्व है, यानी कि पंचम भाव और फोर्थ हाउस, यानी कि आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो शिक्षा है, आपकी जो संतान है, आपके जीवन का जो कंफर्ट है, चौथा भाव सुख स्थान, यहाँ पर क्या होगा, चीजें आपकी शनि की पोजीशनिंग की वजह से आएंगी तो जरूर अच्छी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो शनि की पोजीशन खराब है नवमांश में, तो आके फिर वो बाद में आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करेंगे। संतान टाइम से हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मालूम चला बड़े होकर आपको वो परेशान कर रही है, किसी तरीके से आपकी उससे अनबन हो गई है। तो यहाँ पर इस फल का जो स्वाद है, ये फल है आम, और यहाँ पर ये आम को बता रहा है कि आपका आम या एप्पल या मैंगो सड़ा हुआ है। तो अब संतान को लेके क्या दिखेगा, कष्ट की स्थिति दिख सकती है। संतान को लेके यहाँ जीवन में परेशानी बाधा रह सकती है। शिक्षा आपने कर ली, आपने कर लिया एमबीबीएस एमडी कुछ भी कर लिया आपने, लेकिन आप, हो सकता है कि इससे रिलेटेड काम ही ना कर रहे हो, ठीक है। आपने कोई दूसरी जॉब शुरू कर दी हो, आप यूपीएससी के किसी एग्जाम में चले गए हो, तो यहाँ पर एजुकेशन भी आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं रही। दशा अंतर दशा जब आएगी तो डेफिनेटली, चाहे जितना अच्छा आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर जो रिजल्ट है वो खराब आएगा, परेशान करेगा। तो हमें फिर ये बताना चाहिए कि इन चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर योग कारक जरूर है, लेकिन नवमांश यहाँ पर पीड़ित दिखा रहा है इस प्लानेट को। तो अपनी अंतरदशा या जो भी सूक्ष्म दशा प्रत्यंतर है, वहां पर ये इन कारकों में, भले ही सांसारिक जीवन में आपको ठीक कर दे ये, ठीक है, लेकिन इन कारकों में कुछ ना कुछ कमी करेगा, इन लॉर्डशिप में कुछ ना कुछ दिक्कत या परेशानी को दिखाता है। तो इस तरीके से हमें नवमांश कुंडली को साथ में लगाना जरूर चाहिए, जो हमें इन चीज़ों को इंडिकेट करती है। मैंने आपको एग्जाम्पल 2 बता दिया। ये पहला वाला इनका ये था कि यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में पाप ग्रहों से युक्त है, पाप दृष्टि में है, दुस्थान में है, तो नवांश कुंडली में चाहे जितना अच्छा हो बाधा देगा, इसको भी हम समझ लेंगे। और ये भी कह रहे थे यदि कोई जन्म कुंडली या कमजोर स्थिति में नवांश कुंडली पर ही पड़ता है, नवांश कुंडली या जन्म कुंडली से पूरी तरह अलग नहीं, बल्कि जन्म कुंडली का असर नवांश में भी दिखता है। तो इसी का जो साइमल्टेनियस कंडीशन है वो ये भी हो सकती है कि आपको इसमें भी धोखा नहीं खाना चाहिए कि यहाँ पर शनि बैठा है किसी का अष्टम में, राहु केतु एक्सेस में, इस पे मंगल का भी प्रभाव डाल दो आप, और यही शनि जाके दोबारा यहाँ नवमांश में बहुत बेहतर हो गया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर ये पीड़ित है तो स्ट्रगल परेशानी देगा, और अपनी अंतरदशा महादशा में पॉजिटिव रिजल्ट दिला देगा, चीजें आपको दिला देगा, लेकिन जैसी दशा अंतरदशा में एक्टिवेट होगा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ले आएगा। तो यहाँ पर कहीं पर भी अगर वीकनेस है किसी प्लानेट में, तो मिक्स रिजल्ट आएंगे। अच्छे रिजल्ट के लिए शनि यहाँ पर भी अच्छा हो, ठीक है, और यहाँ पर भी कहीं पर भी शनि यहाँ पर अच्छा हो, पीड़ित ना हो, तो ये बेस्ट पोजीशन है किसी प्लानेट की। या पीड़ित भी ना हो तो यहाँ पर शनि अपनी राशि में हो, सपोज यहाँ बैठा हो, तो भी हम कहेंगे पीड़ित नहीं है, ठीक ठीक है। जरूरी नहीं कि उच्च का हो, बस पीड़ित ना हो नवमांश में भी जाके। तो अगर नवमांश में जाके भी पीड़ित नहीं हो रहा है, लग्न कुंडली में भी वो ग्रह अच्छा है, तो डेफिनेटली फिर उस ग्रह में स्ट्रेंथ है, वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। कहा गया कि फलादेश करते समय या प्रिडिक्शन देते टाइम आप जैसे जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली, चंद्र कुंडली भी हमें देखनी चाहिए। जो लग्न कुंडली है वो हमें दिखाती है हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ। चंद्र कुंडली से किसी भाव को देखने से मन की स्थिति होती है कि उस चीज को लेके मन को कितना पीड़ा या सुख या दुख मिलने वाला है। सप्तम भाव
को हम चंद्र कुंडली से भी इसलिए देखते हैं कि जीवन साथी के साथ जो हमें मानसिक अटैचमेंट होना है या डिटैचमेंट होना है, वो सप्तम भाव मन की स्थिति दिखाती है चंद्र कुंडली। तन या जो फिजिकल आपको जो झेलना है वो दिखाती है आपकी लग्न कुंडली। तो ये कहते हैं कि जैसे आप जन्म कुंडली चंद्र कुंडली को महत्व देते हैं, लगभग वही महत्व नवमांश कुंडली को भी माना गया है। इसलिए जीवन के विभिन्न पहलुओं का विचार नवमांश कुंडली में वैसे ही करना चाहिए जैसे जन्म या चंद्र कुंडली में कहते हैं। तो इनका क्या कहना है कि नवमांश कुंडली कैसे देखनी चाहिए आपको, मैं एक छोटे से फिर एग्जांपल से आपको बताता हूँ। एक, इसको भी एक कर देते हैं, ठीक है, वर्गोत्तम लग्न कर देते हैं। ठीक है, ये रहा सन, ये रहा जुपिटर। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर हम कर देते हैं जुपिटर, यहाँ पर कर देते हैं सन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कुंडली को कैसे देखेंगे, ये D1 हम किसी एक ही पहलू को देख रहे हैं, D1 है, ये D9 है। कहना है कि दोनों को इंडिविजुअल देखना। तो सबसे पहले अगर हम संतान के विषय में देख रहे हैं, किसी व्यक्ति की एजुकेशन के विषय में देख रहे हैं, तो हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए कुंडली के 5th हाउस पर। ठीक है, कि 5th हाउस कहीं पर वीक ना हो, 5th हाउस पर कहीं से भी 5th लॉर्ड का एस्पेक्ट आ जाए। शिक्षा संतान के लिए जुपिटर जैसा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है, उसका भी एस्पेक्ट आ जाए। तो इस कुंडली के D1 के जो 5th लॉर्ड है वो है आपके सन। वो ठीक है, 11 हाउस में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी 6 8 12 में नहीं है, पहला निगेटिव। तो इसलिए ये ठीक है। और हम ये मान लेते हैं कि ये प्योर है, किसी भी राहु केतु एक्सेस में भी नहीं है, किसी मेलेफिक प्रभाव में भी नहीं है। तो यहाँ पर पंचमेश की स्थिति ठीक है। फिर कारक को देख लेते हैं। कारक क्या है यहाँ पर संतान का, जुपिटर। जुपिटर भी ऑन साइन दिख गया हमें, मूल त्रिकोण में दिख गया अपने, कि मान लेते हैं कि डिग्री वाइज भी वो मूल त्रिकोण में है। तो और प्लस जुपिटर से हम पंचम भाव की स्थिति देख लेते हैं। तो जुपिटर से पंचम भाव 1 2 3 4 5 ये मंगल है। तो मंगल को हम यहीं पर बैठाल देते हैं और इसको भी हम मान लेते हैं कि पीड़ित नहीं है। तो ये एक स्थिति ठीक दिख रही है किसी के चार्ट में कि जो पंचमेश है वो ठीक है, पंचम भाव को देख रहे हैं, 6 8 12 में नहीं है, राहु केतु एक्सेस में नहीं है, शनि से पीड़ित नहीं है, एक कॉम्बिनेशन। संतान भाव हो गया, ये आपका भाव, इसको भी आप निर्दोष मान लीजिए, प्योर मान लीजिए कि यहाँ पर भी कोई देखने का तरीका है वो यही है। D1 हो चाहे कोई भी चार्ट हो, भाव भावेश एंड कारक। ठीक है, तो भाव देख लिया, निर्दोष निरपाप, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। भावेश देख लिया, ये सूर्य ठीक है और भाव को देख रहे हैं तो भाव को स्ट्रेंथ मिल रही है। कारक को देख लिया, कारक भी यहाँ अच्छे हैं, ये भी पीड़ित नहीं है। और कारक से भी हम उतने स्थान आगे देख लेते हैं, जैसे कारक है शादी के लिए शुक्र से 7 स्थान आगे, संतान के लिए जुपिटर से 5 स्थान आगे। तो यहाँ पर भी कोई पीड़ा नहीं दिखी। तो कुल मिला के हमारा जो पहला सिनेरियो बना कि यहाँ पर संतान शिक्षा को लेके मामला ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। अब हम जाएंगे नवमांश में, क्योंकि यहाँ फल तो दिख गया हमें आम का। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि फल अंदर से है कैसा। देखने में एकदम साफ सुथरा दिख रहा है, पका हुआ दिख रहा है, मेच्योर दिख रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि बहुत साफ सुथरे जो फल हैं, अंदर से जब हम काटते हैं तो उसके अंदर कोई कीड़ा निकल आता है, कोई खराब पोर्शन निकल आता है, ये उसका स्वाद ही नहीं होता उसमें। कई बार आप आजकल कार्बाइड वाले फल है, देखने में बहुत अच्छे हैं, जैसे ही खाए उसमें कोई स्वाद नहीं है। तो आपको ये भी चेक करना है कि आपको जो फल मिला है वो कार्बाइड वाला तो नहीं मिल गया, जिसमें कोई स्वाद ही नहीं है, जो देखने में तो बहुत हेल्दी दिख रहा है, बहुत मजबूत दिख रहा है,
तो हम जाते हैं इस फल के स्वाद पर, यानी कि टेस्ट पर। तो सबसे पहले तो अगर हम इसी चीज को फोकस करना है तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले जो D1 के फिफ्थ लॉर्ड हैं इनकी पोजीशन चेक करनी है। सबसे पहले एकदम जाके हम D9 में जाके D9 को ही नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम D1 के जो फिफ्थ लॉर्ड हैं यानी कि सूर्य, इनको इस चार्ट में देखेंगे। इस चार्ट में हमने देखा सूर्य ठीक राशि में है, मित्र राशि में है, और ट्राइन में है, त्रिकोण में है, नवम भाव में है, ठीक है। तो सूर्य यहाँ पर हम कहेंगे पीड़ित नहीं है। तो जो D1 के पंचमेश हैं या फिफ्थ लॉर्ड है वो D9 में भी ठीक है, यानी कि स्थितियां और ठीक ही हुई हैं, खराब नहीं है, वो त्रिकोण में आ गए हैं। फिर हम देखते हैं किसी तरीके से कुंडली के, अब हम यहाँ पर अब इंडिविजुअल चेक करेंगे नवमांश को। देख लिया है D1 का फिफ्थ लॉर्ड ठीक है, कोई पाप प्रभाव में नहीं है, ठीक पोजीशन पे है, 6 8 12 में नहीं है। फिर हम देखते हैं कि इस कुंडली के जो है, ये तो मैंने सेम कुंडली बना दी, अब हम इस कुंडली के भी देखते हैं फिफ्थ लॉर्ड की क्या कंडीशन है। तो बाय डिफॉल्ट सूर्य ही है। तो अब हम D1 पे आएंगे, इनके जो इंडिविजुअल फिफ्थ लॉर्ड हैं इनको हम देखेंगे कहाँ गए हैं। 6 8 12 में तो नहीं चले गए हैं, जाके पीड़ित नहीं हो गए हैं, नीच के तो नहीं हो गए हैं, डेबिलेटेड तो नहीं हो गए हैं, तो बहुत सारी चीजें। फिर हम देखेंगे फिफ्थ हाउस में कोई आके यहाँ पे राहु केतु तो नहीं बैठ गया है, यहाँ से बैठ के किसी मेलेफिक प्लानेट जैसे कि शनि है, इसने दृष्टि तो नहीं डाल दी है यहाँ पे, कहीं से भी कोई पीड़ा तो नहीं आ गई है। और यहाँ पर भी एक बार कारक को देख लेंगे तो कारक भी यहाँ पर ठीक है। तो सामान्यतः अब क्या हुआ, अब हमारी प्रिडिक्शन थोड़ी सी ज्यादा बेटर हो जाएगी। हम कहेंगे फल भी ठीक दिख रहा है हमें जो आपको मिलने वाला है, और फल का जो स्वाद है वो यहाँ पर भी ठीक ही है। तो अब क्या होगा, संतान पक्ष के मामले में दो महत्वपूर्ण चार्टों ने एक अच्छी प्रिडिक्शन दी है। तो जो ट्रेंड है वो ये सेट हो गया है कि अब संतान पक्ष के मामले में, एजुकेशन के मामले में, या अपनी जीवन के जो भी इम्पैक्ट हैं, अपॉर्चुनिटीज है, नई धर्म कर्म है, एडवाइस है, इन सब में व्यक्ति का जो दिमाग है, बुद्धि है, ब्रेन है, अच्छी चलेगी। तो देखने का सिंपल सा यही तरीका है, जिस हाउस को आप एस्पेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, उस हाउस की इंडिविजुअल कंडीशंस D1 में चेक करनी, और उनको पॉइंट बनाना होगा आपको, ठीक है, कि प्लस और माइनस कितने आ रहे हैं। तो D1 में देखने कितने प्लस माइनस है, उधर कितने प्लस माइनस है, फिर आपको देखने हैं यहाँ पर अच्छा हो गया है, यहाँ पर खराब हो गया है, तो फिर कहीं ना कहीं उसका स्वाद खट्टा आपको मिलेगा जरूर। यहाँ पर खराब है, यहाँ पर अच्छा है, तो बहुत मेहनत करने के बाद जो फल मिलेगा आपको, यानी जो फल की जो मात्रा है बहुत लेट आएगी, लेकिन जब आएगी तो ठीक ठाक इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। तो ये यही कह रहे हैं कि इस तरीके से हमें बिल्कुल इंडिविजुअल देखना चाहिए। सेवेंथ हाउस अगर मैरिज के लिए हम देख रहे हैं तो हम यहाँ पर भी सेवेंथ हाउस को देखें, सेवेंथ लॉर्ड को देखें, वीनस को देखें, प्लस यहाँ के जो सेवेंथ लॉर्ड हैं इनको भी चेक करें। हम अपनी हेल्थ के बारे में देख रहे हैं तो हम अपने लग्न लॉर्ड मंगल को यहाँ पर देखें, फिर हम मंगल की कंडीशन यहाँ पर भी देखें कैसी है, और फिर यहाँ के जो लग्न लॉर्ड जो भी हों आपकी कुंडली में नवमांश में, उनकी खुद की भी स्ट्रेंथ देखें। यहाँ पर तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, यहाँ जाके पीड़ित हो गए हैं, यहाँ के लग्न लॉर्ड भी 6 8 12 में जाके मेलेफिक इम्पैक्ट में चले गए। तो क्या है कि बाय डिफॉल्ट शरीर अच्छा मिला, लेकिन आपने उसको खराब कर लिया, और धीमे धीमे आपको हेल्थ के इश्यूज बढ़ते जाएंगे, और आपके जीवन में जो हेल्थ वाला पार्ट है वो खट्टा है, स्वाद ठीक नहीं है, क्योंकि आगे जो फल मिला है वो ठीक नहीं है। अब ये कहते हैं यदि कोई भाव जन्म कुंडली में दुर्बल या हीन अवस्था में है, यानी कमजोर पोजीशन में है, लेकिन वही भाव नवमांश कुंडली में बलवान यानी स्ट्रॉन्ग बेनिफिक प्लैनेट से मिला हुआ हो, तो नवमांश कुंडली के प्रभाव से जन्म कुंडली का जो भाव दोष है काफी हद तक कम हो जाता है। कहना यही चाह रहे हैं कि अब आप इसको मना नहीं कर सकते हो लग्न देख के कि आपका सब कुछ पीड़ित है तो आपकी तो शादी होगी ही नहीं, या आपकी तो नौकरी लगेगी ही नहीं। लेकिन नवमांश में अगर चीजें बेहतर हो गई हैं तो जो नेगेटिविटी है D1 की, उसका जो प्रैक्टिकल रिजल्ट ये आएगा कि लंबे स्ट्रगल के बाद चीजें मिलेंगी, लेकिन स्थायी मिलेंगी, परमानेंट मिलेंगी। तो नवमांश ने उस दोष को काफी हद तक कम कर दिया है। इसी के विपरीत, यानी इसके अगेंस्ट एंटी अगर हम जाएं, तो जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह एक्सोल्टेड है, केंद्र या त्रिकोण जैसे शुभ स्थान में है, लेकिन नवमांश कुंडली में वही ग्रह नीच का हो गया है, पाप ग्रहों से युक्त हो गया है, तो अब जातक को उस ग्रह का पूरा शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता। ये तो छोटा छोटा बोल के चले जाते हैं क्लासिकल वाले, लेकिन होता ही है।
अगर इन्होंने बोला शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता तो क्या है, संतान हो गई, एजुकेशन हो गई, नौकरी मिल गई, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, ग्रोथ नहीं है, तो आपको उसका स्वाद हमेशा खराब लगेगा, खट्टा लगेगा। ये भी कहते हैं यदि नवमांश कुंडली में ग्रह ना तो बहुत शुभ है और ना ही बहुत अशुभ है, अर्थात समान स्थिति में है, तो वह ग्रह जन्म कुंडली में जैसी स्थिति में है वैसा ही फल देगा। अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है, यहाँ अच्छा या बुरा कुछ भी है लेकिन यहाँ पर जर्नल है, वो इसने बहुत ज़्यादा अपने अंदर खराबी भी नहीं की, उसने अपने अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी नहीं किया, तो अब इसका जो प्रभाव आएगा ऑलमोस्ट लग्न की तरह आएगा। यहाँ पर न्यूट्रल बैठा हुआ है, यानी कि अपनी राशि में है या थोड़ा बहुत खराब स्थानों में है, मतलब कोई बहुत बेटर इंप्रूवमेंट नहीं किया, तो रिजल्ट यहाँ पर मिक्स आने की यहाँ पर संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो कुंडली और नवांश को इसी तरीके से हमें देखना है कि कैसे मिला के कम से कम ये जो दो चार्ट हैं ये सारे एस्पेक्ट में देखे जाते हैं, चाहे मैरिज हो, चाहे लॉन्जिविटी हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपके एफर्ट्स हो, साहस, करेज, आपकी फॉरेन जर्नी, फॉरेन सेटलमेंट, जितनी भी चीज़ें आप लग्न कुंडली से देखते हैं उतनी ही चीज़ें आपको नवमांश से भी देखनी है। कारण मुझे लग रहा है अब तक आप समझ गए होंगे कि जहाँ जन्म कुंडली इस चीज़ की पुष्टि कर रही है कि ये चीज़ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो नवमांश कुंडली इस चीज़ की पुष्टि कर रही है कि ये चीज़ कितनी टिकेगी लाइफ में, कितनी समय तक रहेगी, इसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं है। तो अब आपको प्रेडिक्शन में दोनों का यूज करना है, तो आप फिर बता पाओगे ये चीज मिलेगी तो, लेकिन मुझे इम्पैक्ट नहीं दिखता, या ये चीज बहुत स्ट्रगल के बाद मिलेगी लेकिन ये फिर आपके साथ बनी रहेगी। तो ये नवमांश का बेसिक यूज है। नवांश की उपयोगिता या क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम देखें नवांश कुंडली का उपयोग मुख्य रूप से जो हम देखते हैं, बेसिकली जो सारे लोग देखते हैं उसमें जो प्राइम एस्पेक्ट होता है वो दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ के कंफर्ट को देखने के लिए, ग्रहों की वास्तविक शक्ति, शुभ अशुभ फलों के लिए देखा जाता है। नवांश कुंडली हमें ये स्पष्ट करती है कि जन्म कुंडली में दिखाई देने वाले योग और फल वास्तव में जीवन में किस हद तक प्राप्त होंगे। बहुत अच्छे राजयोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन नवमांश सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं उनमें कमी आएगी, उनका कहीं ना कहीं हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो नवांश हमें फिर से उसी चीज को कंफर्म करता है कि वो जीवन के फल हैं वास्तव में कैसे रहने वाले हैं। नवांश से वैवाहिक जीवन एवं वैवाहिक सुख का विचार भी किया जाता है। नवांश कुंडली का उपयोग व्यक्ति के जीवन और वैवाहिक सुख को जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूप में किया जाता है। अब ये कुछ रूल्स बता रहे हैं, यदि नवांश लग्न का स्वामी नवांश कुंडली में उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण में हो या अपनी राशि में स्थित हो, तो जातक को जीवन में अच्छे फल प्राप्त होते हैं। अभी केवल नवांश की बात कर रहे हैं, अगर आप वैवाहिक सुख देखना है, क्योंकि अब इसको अगर हम पूरा फोकस ये मान लें कि हम वैवाहिक सुख को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर नवमांश कुंडली के जो लग्न लॉर्ड हैं, ये सब उस नवमांश कुंडली है और इसके जो लग्न लॉर्ड है वो यहाँ कहीं पर हो जाए, यानी कि मरकरी। तो ये जो विवाह के उत्तम सुख को दिखाते हैं कि यहाँ पर ये या कहीं पर जाकर, यानी 3 4 5 6 यहाँ पर एग्जॉल्टेड हो रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं, तो क्या है कि इसको हम अब एक इंडिविजुअल अगर हम वैसे देखें मैरिड लाइफ के लिए, तो जो मैरिड लाइफ की कुंडली है D9, वहाँ के लग्न लॉर्ड अच्छी कंडीशन में जा रहे हैं, केंद्र त्रिकोण में जा रहे हैं, एग्जॉल्टेड हो रहे हैं, मेलेफिक इम्पैक्ट में नहीं है, तो मैरिड लाइफ के एक अच्छे कंफर्ट को दिखा रहे हैं। एक प्रिडिक्शन का पार्ट ये भी है। कुल मिला के ये सुखी जीवन देता है यदि नवमांश लग्नेश स्वाम आपका कुंडली में पाप ग्रहों की दृष्टि से नहीं है, जन्म कुंडली यानी कि D1 में भी अच्छी कंडीशन में है, ये कह रहे हैं कि आपका जो D1 है वहां पर भी कंडीशन अच्छी है, D9 में भी अच्छी है, तो दाम्पत्य सुख अच्छा मिलेगा। एक ये क्लासिकल का प्रिंसिपल है लेकिन बहुत ज्यादा लगता नहीं, आप लोग जान लो, यदि नवमांश लग्नेश केंद्र स्थान में हो, यानी कि ये है आपका D9 और यहाँ पर ये आपके नवमांश लग्ने बुध हैं, ये यहाँ हो गए केंद्र स्थानों में, ये यहाँ हो गए, ये यहाँ हो गए, 1 4 7 10 में कहीं पर भी हो गए। तो जो मैरिज बोली गई व्यक्ति की जल्दी हो जाती है क्योंकि मेच्योर हो गया ये कुंडली। तो यदि नवमांश लग्नेश केंद्र स्थान में हो तो विवाह शीघ्र हो जाता है। कहते हैं अगर ट्राइन में हो, इनके हिसाब से बहुत पुराना है, तो ये बोल रहे हैं 18 20 22 साल में ही शादी हो जाती है अगर ट्राइन में हो, लेकिन आज की डेट में अगर नवमांश लग्नेश केंद्र में हो
तो आप ये मानिए कि 26-27 साल में शादी हो जाएगी व्यक्ति की, ठीक है, ज़्यादा डिले नहीं होगी। और फिर अगर यदि आपका जो नवमांश लग्नेश आपके त्रिकोण में हो, यानी कि यहाँ पर हो, तो पुराने हिसाब से इनका कहना था कि लेट हो सकता, थोड़ी सी 24 साल तक शादी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर केंद्र में है तो 25-26 साल 27 साल तक आपकी शादी होने की संभावनाएं है। त्रिकोण में है तो 28-29 साल तक, जो कि डिले नहीं है। लेकिन अगर आपके जो नवमांश लग्नेश है वो 6, 8, 12 में है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मरकरी यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये कहते हैं आपकी शादी लेट हो जाएगी। और इनके हिसाब से जो लेट था क्लासिकल में कि 26 से 30 वर्ष की आयु के बाद होता है। तो कुल मिला के आज की डेट में अगर हम देखें तो विवाह में दिक्कत आती है, विवाह 32, 33, 34 साल की एज के बाद होता है, डिले मैरिज को, या आफ्टर 30। केंद्र में है तो 25-26, त्रिकोण में है तो 28-29, और अगर ट्राई उसमें गया है 6, 8, 12 में, तो आप ये मान लो कि फिर शादी डिले होगी 30 साल के बाद, 32, 33 साल, 34 साल ऐसे होने की संभावनाएं आपके जीवन में बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ये नवमांश लग्नेश की स्थिति से हम निकालते हैं। कुछ ये केवल नवमांश को देखकर बता रहे हैं कि विवाह ना होने के योग क्या क्या है। यदि नवमांश लग्न पाप ग्रहों से युक्त हो, दृष्ट हो, जन्म कुंडली का सप्तमेश यहाँ पर आकर वीक हो गया हो, नवमांश कुंडली में पाप ग्रहों से बुरी तरीके से पीड़ित हो, हीन हो, बल में ना हो, तो जातक की संभावना है कि डिनाइल है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ये दो कुंडली हैं, D1 और D9, तो ये कहते हैं कि ये मैरिज ना होने के कॉम्बिनेशन में सपोज ये कुंडली है, एक ये कुंडली इसकी नवमांश कुंडली है। अब ये पहली कंडीशन कहते हैं, ये D1 है, ये D9 है। अभी कहते हैं कि जो नवमांश के आपके लग्न है, नवमांश लग्न पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो, यानी कि इसको पीड़ित कर दो आप, तो इसको हम कैसे पीड़ित करेंगे? इसको हम यहाँ शनि को बैठा के पीड़ित करेंगे, इसको हम राहु के साथ पीड़ित करेंगे, और यहाँ पर हम केतु बैठा देंगे, यहाँ पर हम मंगल की भी दृष्टि दे देंगे। ठीक है, तो ये एक पीड़ित अवस्था है नवमांश लग्न की। अब जो जन्म कुंडली का सप्तमेश है, तो यहाँ पर जन्म कुंडली का सप्तमेश है, ये हम शनि को यहाँ पर बैठा दिया है, ऑलरेडी इसको हमने पीड़ित कर ही दिया है राहु केतु एक्सेस में। तो आप देखोगे नवमांश कुंडली का लग्न भी यहाँ पीड़ित है मंगल से। एक और यहाँ पर कॉम्बिनेशन खराब कर दो, यहाँ सूर्य को भी बैठा दो आप, तो ये पूरे तरीके से पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि पूरा लग्न केतु, सन सन से केतु पीड़ित हो रहा है, मंगल डाल रहा है, शनि दृष्टि दे रहा है, तो ये आपका नवमांश लग्न पीड़ित है। लग्न लॉर्ड को भी यहाँ बैठा दो आप, कहाँ, जहां पर सुख खत्म हो जाए जीवन का, ये रहा मरकरी। नवमांश लग्न, नवमांश लग्नेश दोनों पीड़ित। ठीक है, जन्म कुंडली के सप्तमेश भी वीक है, कमजोर है, पीड़ित है, पाप प्रभाव में है। तो अब ये कुंडली, और इसको और खराब करना है तो यहाँ पर भी ये कर दो मंगल, यहाँ कर दो आप शनि, ये सप्तम भाव भी पाप कर्तरी में डाल दो आप। ठीक है, तो अब जब ऐसे कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में देखेंगे, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सप्तम भाव में कोई पीड़ा हम कर दें। सप्तम भाव में हम पीड़ा कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर भी हम पीड़ा कर दें थोड़ी सी, राहु, राहु के साथ यहाँ हम मंगल को बैठा दें, ये हो गया केतु। तो यहाँ पर देखिए ऐसे कॉम्बिनेशन जहाँ पर नवमांश में नवमांश लग्न और नवमांश लग्नेश दोनों पीड़ित हैं। D1 का सप्तमेश ऑलरेडी यहाँ पर पीड़ित है। D1 में और आप आगे निकल जाओ, एडवांस पाप कर्तरी में है, D1 भी पीड़ित है। तो ये ऐसे जो कॉम्बिनेशन होते हैं ये डिनाइल को दिखाते हैं, या मैरिज के बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट को दिखाते हैं। तो आपको जब शादी देखनी है तो यही नहीं देखनी है, हो सकता है कि इस वाले चार्ट में अगर कहीं सुधार हो जाए। ठीक है,
तो फिर आप क्या बोलेंगे, शादी में दिक्कत परेशानी आएगी, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कीजिएगा, डिले हो सकती है, लव मैरिज हो सकती है, थोड़ा सा आप मांगलिक है, यहाँ पर चीजें अच्छी हैं तो फिर आपकी शादी ठीक है। ये खराब, ये भी खराब, इट मीन्स कि इस इवेंट को लेके कैंसिलेशन कर दो आप। ठीक है, अब कैंसिलेशन की मतलब ये हो गया कि आप उसको किसी चीज को आपको मना तो करना ही नहीं है, आप मना करने वाले कोई नहीं होते कि आप शादी मत करो। अब आपको ये बोलना है कि यहाँ पर ये जो है चार्ट, ये दोनों आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर शादी में जाना है तो जो पहला पी है वो तो फेल हो गया लाइफ का, क्योंकि जो भी इवेंट है वो यहीं पे काम करने हैं। अब आप शादी, और ये आदमी या जो ये महिला अगर अड़ ही जाएगी मुझे शादी करनी, तो क्या होगा, कोई उसको आके पकड़ थोड़ी ना लेगा हाथ कि तुम शादी मत करो। उसका मन आ गया किसी पे, उसे शादी करनी है, तो उसको सजेशन ये दे जाएगी यहाँ से कोई भी सपोर्ट नहीं है। अगर आप अपने पुरुषार्थ को ठीक कर लो, यानी कि आप अपने बिहेवियर को ठीक कर लो, और आप अपने मन में ये धारणा बैठा लो कि इस जीवन में, मैरिड लाइफ में आपको डिस्कम्फर्ट आना ही आना है, आपको केवल इस मैरिज में देना ही देना है, मिलना कुछ नहीं है, और बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउन रखना पड़ेगा, तब ये मैरिज बच पाएगी। और उसके अलावा डेली आप पूजा पाठ करो, प्रार्थनाएं करो, फिर आपकी मैरिज हो सकता है चल जाए। ठीक है, क्योंकि ये जब आप दो काम करेंगे, 66%, 66% बैलेंस करेंगे तो आप बचा ले जा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपकी जो कोर पर्सनैलिटी है, जो बेसिक पर्सनैलिटी, वो आप बदल नहीं सकते हो 30 साल की उम्र में। अगर आपको, मैं किसी को बोल भी दूं कि आप अपना शॉर्ट टेम्परामेंट कम रखना, अपनी मैरिज में ज़्यादा एफर्ट्स देना, उसकी सुनना, वो कितने दिन कर लेगा, साल भर कर लेगा, 6 महीने कर लेगा, 2 साल कर लेगा, 3 साल कर लेगा, लेकिन एक ना एक दिन तो उसका जो पॉइंट है वो वहां पर वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को खराब कर ही देगा। तो इसलिए ये करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप उसको अगर कोई जाना ही चाहे तो एक प्रिवेंटिव और पॉजिटिव इंफॉर्मेशन के साथ कि आप जाओ, लेकिन इस पूरे रास्ते में जो दिख रहा है पूरा रास्ता टर्बुलेंस भरा हुआ है, उबड़ खाबड़ चीज़ें आएंगी। अगर आपकी गाड़ी में, आपकी कार में इतना दम है कि आप चला के ले जा सकते हो तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मैरिज डिनाइल जैसे कॉम्बिनेशंस होते हैं कि आपका ये कॉम्बिनेशंस आ जाए। इसी तरीके से नवमांश में शुभ विवाह के भी योग होते हैं कि भाई व्यक्ति की जो शादी है वो अच्छी चले, शुभ चले, कोई शादी में दिक्कत परेशानी या नेगेटिविटी ना आए। तो उसके लिए कहा गया यदि नवमांश कुंडली में जो नवांश का लग्नेश है वो उच्च राशि में है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि लग्नेश किसी भी चार्ट का जो डिविजनल चार्ट है उसका लग्नेश उस चीज के इवेंट को सबसे ज्यादा बताता है। जैसे लग्न कुंडली है, उसका लग्नेश क्या बताएगा, आपकी भौतिक फिजिकल स्ट्रक्चर, सोच समझ, शरीर, ठीक है, इन चीजों को। सप्तमेश का जो लग्नेश है वो क्या बताएगा, अगर अच्छी पोजीशन में है, संतान को लेकर कुंडली में स्ट्रेंथ आ गई है। अगर लग्नेश पीड़ित हो गया वहां पर तो फिर क्या हो गया कि इस चार्ट में, क्योंकि ये D7 चार्ट है, संतान के लिए है, और इसका लग्नेश पीड़ित है, इट मीन्स कि कुछ कमी आ गई है। तो उसी जिस इवेंट को लेकर आप देख रहे हो, उस इवेंट को लेके उस चार्ट का लग्नेश पहली बात अच्छी स्थिति में हो, 6, 8, 12 मेलेफिक प्लानेट के इम्पैक्ट में ना हो। चाहे कि कोई भी डिविजनल चार्ट आप देखो, बेसिक रूल जो मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट आपके वैसे ही लगेंगे। संतान को देखना है तो उसके लिए वहां के लग्नेश को देखना है, जैसे सप्तम को D7 में, D7 के बाद फिर जो आपके D1 के पंचमेश है वहां देखने हैं, फिर वहां पर कारक बृहस्पति की स्थिति भी देखनी है। फिर हम बात अगले नंबर पर आएंगे D7 के पंचमेश को, पंचम भाव को, वहां पर देखेंगे कैसे हैं। तो ये सारी चीजें वैसे ही सेम कॉमन करनी है। किसी भी वर्ग चार्ट में केंद्र में शुभ ग्रह है तो उस चार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ गई है। किसी भी वर्ग चार्ट में अशुभ ग्रह है, पाप प्रभाव में, तो उस चार्ट की स्ट्रेंथ घट गई है, उस एस्पेक्ट को लेके दिक्कत आएगी। सप्तमेश या D7 सप्तमांश में अगर पाप ग्रह केंद्र भावों में है, लग्नेश पीड़ित है, तो संतान के मामले में दिक्कत है। इसी तरीके से नवमांश कहता है कि यदि नवमांश कुंडली में नवमांश लग्नेश यानी कि नवमांश लॉर्ड उच्च राशि में है, अपनी राशि में है, शुभ ग्रहों से युक्त है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, शुभ स्थान में है, तो जातक का विवाह सुंदर, सुशील और गुणी कन्या या वर दोनों से हो सकता है, भले ही जन्म कुंडली में कुछ सामान्य दोष क्यों ना हो। तो होगा क्या कि शुभ का आपको मतलब मैं ये बता दूं कि जैसे हमने यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिविटी फैला दी थी, तो हम यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिविटी फैला सकते हैं, क्योंकि इस टाइम तो हम ही भगवान है, किसी की भी कुंडली में कुछ भी बैठा सकते हैं। तो हम ये कर देते हैं कि अब एक अच्छी कुंडली बना देते हैं। अब अच्छी कुंडली में हम कर देते हैं इसको 1, 2,
हम मैरिज को ही देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहली कंडीशन कहते हैं कि नवमांश कुंडली में नवमांश लग्नेश उच्च राशि में हो। उच्च राशि में होने के लिए हम यहाँ क्या कर दें, या अपनी राशि में हो, हम अपनी राशि में कर देते हैं मून को, लो ठीक हो गया, स्ट्रेंथ आ गई नवमांश में शादी को लेके, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि ये जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, तो बहुत बढ़िया बात है, जुपिटर को 9th में बैठा देते हैं हम, इसने देख दिया 9th लॉर्ड होके जुपिटर ने। तो अब ये लग्नेश भी बहुत शुभ प्रभाव में हो गया, शुभ स्थान में भी हो गया, शुभ ग्रहों की दृष्टि से भी आ गया, तो यहाँ पर ये अच्छा हो गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम शुभ ग्रह भी बैठा दें केंद्रों में। यहाँ पर हम बैठा दें वीनस को, जो कि फैमिली के कंफर्ट को दिखाता है, यहाँ का 7th लॉर्ड है। तो ये जो कंडीशंस बन रही हैं, ये अच्छी कंडीशंस शादी में बन रही हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत दोष चल रहा है, जैसे कि ये अपने से अष्टम में चला गया है वीनस, ठीक है। थोड़ा सा ये केतु राहु प्रभाव में आ गया है, ठीक है। और 7th में आके शनि बैठ गया है, जो कि बहुत शुभ नहीं मानते, लेकिन उच्च डिले को दिखाता है। लेकिन यहाँ पर स्थितियां ठीक हुई हैं नवमांश में, नवमांश लग्न अच्छी स्थिति में है। यहाँ का सप्तमेश वहां पर अपनी राशि में गया है, अच्छी कंडीशन में है। और यहाँ पर हम मरकरी को बैठाल देते हैं केंद्र में, शुभ ग्रह बैठाल देते हैं हम, ठीक है। मरकरी देख रहा है, बुध देख रहा है, और लग्नेश को शुभ ग्रह देख रहे हैं। तो ये क्या होगा कि शादी डिले दिक्कत परेशानी कर सकता है, लेकिन शादी का जो फल है बहुत अच्छा है, और ये बहुत इंजॉय करेगा। मतलब फल पकने में देर हो सकती है, जैसे पेड़ में कोई फल लगता है, अगर वो पकने में टाइम लग सकता है, उसको मेच्योर होने में टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार मेच्योर हो गया तो इसका जो स्वाद है यहाँ पर ठीक दिख रहा है। तो यहाँ पर ये शुभ विवाह के योग हैं, अच्छे विवाह के योग हैं, जो छोटे मोटे कैंसिलेशन है यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्लासिकल में कहता है दुष्ट पत्नी के योग। अब पुराने जमाने में महिलाओं को बहुत ज्यादा खराबी माना जाता था, लेकिन यहाँ पर आप मानिए दुष्ट जीवन साथी के योग। तो आप इसको ठीक कीजिएगा, यहाँ पर कीजिएगा जीवन साथी लाइफ पार्टनर। ये कहते हैं आपकी नवमांश लग्नेश नवमांश कुंडली में इसको नीच में कर दो, पाप ग्रहों से युक्त कर दो, दुष्ट स्थानों में कर दो, तो ये आपका जीवन साथी को खराब बताता है। ऐसी स्थिति में जातक का जो जीवन साथी कठोर स्वभाव का, क्रोधी, ईर्ष्यालु, द्वेष, लोभ आदि दोषों से ग्रस्त रहेगा, और पति या पत्नी दोनों में विरोध और कलह की जो स्थिति बनी रहेगी। तो यहाँ पर इसको भी बहुत ज्यादा शुभ और अच्छा नहीं मानेगा। इसको आप समझ गए कि मैं करके बताऊं, दुष्ट पत्नी योग। ये 7th हाउस को देखना है ना, ये वाला? नहीं, इसमें आपको क्या करना है, ये जो D9 है इसको आप ऐसे कंसीडर करो, क्योंकि फल का स्वाद ये दिखा रहा है खट्टा है, शादी तो हो गई, तभी इसने पत्नी या जीवन साथी का, कि जीवन के हिसाब से शादी तो हो गई, लेकिन वो फल जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ मिल गया आपको इस बार। तो कहता है कि जो नवमांश लग्नेश है वो कुंडली में नीच राशि को, उसी कुंडली को ले लेते हैं। सर ये जो नोट्स लिखे हैं ना, थोड़ा सा स्पष्ट पढ़ने में नहीं आ रहा सर, आप उसको थोड़ा। मत पढ़िए, आप उसको सुनिए, केवल घर पे पढ़िएगा जी। इसको, ठीक है। जी। तो यहाँ पर क्योंकि आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे, इसीलिए वो छोटे ही है आपके लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो नवमांश लग्नेश है, इसको हम आप रेगुलेटेड यहाँ कर दीजिए, सपोज शनि के साथ बैठा दीजिए, मंगल का प्रभाव डाल दीजिए इस पे, राहु केतु एक्सेस में कर दीजिए इसको। तो अब ये पीड़ित हो गया, तो अब आपको जीवन साथी परेशान करेगा, यहाँ पर खराब जुपिटर बैठा दीजिए रेट्रोग्रेड करके, ठीक है। तो ये थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर आपका जो जीवन साथी है आपको डिस्कम्फर्ट करेगा, कॉन्फ्लिक्ट करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। तो कुल मिला के जो नवमांश है ये भी अच्छा होना चाहिए लग्न के साथ, अगर आपको अपनी लाइफ में, मैरिड लाइफ में अच्छा रिजल्ट चाहिए। अगर मैरिड लाइफ में अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा जिन लोगों के, तो उसका एक कारण है उनके नवमांश में दिक्कत है। लग्न ठीक है, लग्न खराब है तो नवमांश देखो, नवमांश खराब है तो लग्न देखो, कुल मिला के बैलेंस करो आप। तो यहाँ पर ये खराब लाइफ पार्टनर के कॉम्बिनेशंस को बताता है। नवांश कुंडली में सप्तम भाव के बारे में इनका कहना है कि नवांश कुंडली के सप्तम भाव पर शुभ या अशुभ ग्रहों का प्रभाव पति पत्नी की संख्या और वैवाहिक जीवन की स्थिति को दिखाता है।
यदि नवांश कुंडली का सप्तम भाव अधिपति सूर्य अथवा मंगल हो तो जातक एक पत्नी वाला होता है। ऐसी दिशा में पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से उसका संबंध नहीं होता। तो इनका जो कहने का मतलब है, एक फॉर्मूला है, आप नोट कर सकते हैं, कोई इसको चैलेंज भी नहीं कर सकता है, लेकिन ये हमेशा सही हो इसकी संभावना भी कम हो सकती है। तो लेकिन फिर भी हमें ये देखना तो चाहिए ही। ये कहते हैं कि नवांश कुंडली के सप्तम भाव पर शुभ या शुभ ग्रहों का प्रभाव पति पत्नी की संख्या, वैवाहिक जीवन की स्थिति को दिखाता है। यदि नवांश कुंडली का सप्तम भाव यानी कि जो है वो यहाँ पर 5, 1, 8, इन तीन में से कोई नंबर लिखा हो तो जातक को सामान्यतः बोला गया है, अगर 5 नंबर आया है सप्तम भाव में, 1 नंबर आया है, 8 नंबर आया है, तो ये मोरल कंडक्ट इसका ठीक होगा। इसका जो लाइफ पार्टनर है एक पत्नी वाला होगा, एक पति वाला होगा, जो भी कंडीशन है वो ठीक स्थिति को दिखा देती हैं। एक बहुत इनका क्लासिकल प्रिंसिपल है, लेकिन इसको देख के आप लोग लड़ाई मत करने लगेगा अपने घर में, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, लेकिन है। यदि नवांश कुंडली के 7th हाउस में सूर्य और बुध की युति हो तो जातक की 2 पत्नियां अथवा उसका संबंध 2 स्त्रियों से हो सकता है। उनका कहना है कि यहाँ पर अगर नवांश कुंडली के सप्तम भाव में सन प्लस मरकरी हो तो संभावना है क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि मल्टीपल सोर्स या मल्टीपल आपकी जो मैरिज है वो हो सकती है। इसी तरीके से कहा गया है बहुपत्नी योग, यानी 2 से भी ज्यादा। तो आजकल वैसे ऐसा होता नहीं है, एक ही पत्नी से आदमी या जीवन साथी से दुखी है। नवांश कुंडली में यदि शुक्र सप्तमेश हो अथवा सप्तम सभाव में बैठकर सप्तम भाव को देखे कहीं से भी तो जातक अनेक स्त्रियों वाला होता है। इनका कहना है कि कुल मिला के यहाँ पर ये जो नंबर है ये हटा दो। अरे, या 2 और 7 नंबर लिखाओ। वीनस या तो यहाँ पर हो ये, या यहाँ पर हो। ठीक है, 2 और 7 नंबर लिखा है कुंडली D9 में, और वीनस या तो 7th में या फर्स्ट में है। तो ये कहते हैं कि फिर भैया यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। ये नवांश कुंडली में यदि शुक्र सप्तमेश हो, सप्तम भाव में हो, या कुछ भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए तो फिर आपके जो रिलेशनशिप है मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ कुंडली को एक्टिवेट कर देता है, संभावना बना देता है। तो ऐसे लोगों के जीवन में क्या होगा, अगर बाकी चीजें भी खराब हैं, यानी कि 3 प्लैनेट मून, जुपिटर एंड मरकरी, तो फिर उनको ये क्या होगा, ये इस टेंडेंसी को दिखा रहा है कि आपके जीवन में कई रिलेशनशिप होने के चांस हैं। होंगी कि नहीं होंगी ये आप डिसाइड करोगे। यानी कई लोगों के जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं, टकराते हैं, तो सबके साथ रिलेशन बनेगा नहीं बनेगा ये आपकी इंडिविजुअल कुंडली डिसाइड करेगी। ये कॉम्बिनेशन डिसाइड कर रहा है कि ऑप्शंस बहुत आएंगे, मौके बहुत मिलेंगे, तो मौके को एग्जीक्यूट करना है नहीं करना है वो आपकी इंडिविजुअल कुंडली, लेकिन यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन को एक्टिवेट कर देता है। फिर एक ये है कि लग्न कुंडली का जो सप्तमेश है नवांश कुंडली में किस राशि में है, तथा नवांश कुंडली के सप्तम भाव में कौन सी राशि है। 2 बात है, पत्नी का रंग रूप या इस लाइफ पार्टनर का जो रंग रूप है ये बता देती है। इन राशियों पर शुभ ग्रह की दृष्टि युति का प्रभाव हो तो गुण अच्छे होंगे, पाप ग्रह हो तो थोड़ा सा क्लेश वैमनस्य होगा। यानी लग्न कुंडली का सप्तमेश नवांश कुंडली में किस राशि में है। तो पहले तुम यही समझ ले कि नवांश कुंडली में ये आपको बेसिक राशियां बताई गई थी, तो सौम्य राशियां कौन कौन सी हैं आप बताओ जरा, जहां पर लगता है कि अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। ये है आपका सप्तमेश यानी कि वीनस। इसको हम कहाँ पर शिफ्ट करें कि आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए, धनु अट्रैक्टिव। राशि। धनु में कर दें, पाइसेस में कर दें, लिब्रा में कर दें, और उसमें कर दें, किसमें, और इसमें टॉरस में कर दें, कैंसर में कर दें, तो बैलेंस मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अब इसको हम कर दें 10-11 में तो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा। मंगल की राशि में कर दें 1-8 में तो मजा नहीं आएगा। स्वभाव अग्र मतलब जिस राशि में जा रहा है वैसे ही प्रभाव लाएगा।
सूर्य की राशि में जा रहा है तो ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा जो अथॉरिटेटिव होगा, कमांड करेगा आप पर। तो यहाँ पर ये आपके पत्नी के स्वभाव को बता देता है, पत्नी के जो रंग रूप है, पर्सनैलिटी है, उसको भी इंडिकेट कर देता है। जैसे सूर्य का प्रभाव है तो आपकी जो लाइफ पार्टनर होगा या होगी उसके चेहरे पर लालिमा होगी, प्रभाव होगा, रौब होगा। ठीक है। बृहस्पति का प्रभाव है तो जो लाइफ पार्टनर आपका बृहस्पति के प्रभाव से धीर, गंभीर, ज्ञानी, नॉलेजेबल पर्सन होगा। मरकरी हो तो ये यंग एज को दिखाता है, जॉली नेचर को दिखाता है, हंसी मजाक को दिखाता है, तो वैसा लाइफ पार्टनर होगा। हर राशि के आपको कैरेक्टर बताए गए थे शुरुआत में 1 से लेके 12 तक। तो शनि की राशि है तो थोड़ा चुप रहने वाला, आइसोलेशन वाला, थोड़ा सा रंग रूप, हाइट कम हो सकती है, रंग थोड़ा सांवला हो सकता है, थोड़ा उम्र में भी आपसे बड़ा हो सकता है। तो ये आप ऐसे रंग रूप का निर्धारण कर सकते हैं कि नवमांश में आपका जो सप्तमेश है वो कौन सी राशि में जा रहा है। जितना शुभ राशि में जा रहा है, शुभ प्रभाव में, उतना अच्छा लाइफ पार्टनर। जितना खराब राशि में जा रहा है, खराब प्रभावों में जा रहा है, 6, 8, 12 में जा रहा है, उतना ही जीवन का कष्ट। फिर कहते हैं सदाचारी योग। इन्होंने कहा है कि यदि किसी जातक का नवमांश लग्न वृष, तुला या कुंभ राशि में हो और उस नवमांश लग्न पर किसी भी तरीके से मेलेफिक प्लैनेट का पीएसी या युति दृष्टि ना हो तो जातक सदाचारी और अच्छे कैरेक्टर वाला माना गया है। यानी कि जो आपका जो नवमांश लग्न है वो यहाँ पर ऐसे हो, 2 नंबर, और फिर कहता है 7 नंबर, फिर कहा गया है 11 नंबर, 2, 7, 11, और कोई भी इस पर कहीं से भी कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा, ये शुद्ध है, विशुद्ध है। तो कहने का मतलब है व्यक्ति का जो चरित्र है, कैरेक्टर है, वो अच्छा माना गया है। ठीक है। दुराचारी भी बना देते हैं ये कि यदि नवमांश लग्न में 1, 8 राशि हो, जातक एक से अधिक महिलाओं के साथ शारीरिक या भावनात्मक संबंध रखता है। यदि नवमांश कुंडली का सप्तम भाव शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो संबंध शुभ और लंबे समय तक चलते हैं। यदि पाप ग्रह हो तो अशुभ परेशानी में डालने वाले होते हैं। तो ये इन्होंने बोला है, लेकिन इसको पूरी तरीके से नहीं मानना चाहिए, सीखने के लिए जरूर सीखना चाहिए। कि इनका कहना है कि 1 और 8 का मंगल का प्रभाव है यहाँ पर। तो ये देखिए थोड़ी सी आपकी एनर्जी लेवल हाई रखेगा और आपके जो सेक्सुअल एनर्जी वाला पार्ट है उसको ज़्यादा एक्टिवेट रखेगा। तो संभावनाएं हैं कि आपके जो संबंध है एक से ज़्यादा लोगों के साथ होने की टेंडेंसी। सबसे बढ़िया वर्ड है कि कुंडली, बिल्कुल जैसे डॉक्टर बताता ना कि आपको ये बीमारी होने की टेंडेंसी है, तो कुंडली भी यही बताती है कि आपको मल्टीपल रिलेशनशिप की चार्ट में टेंडेंसी दिखती है, केयरफुल रहना चाहिए। किसी चीज को 100% कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी साइंस, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी 100% इसलिए नहीं कि वो अगर उसने अपने अंदर संयम कर लिया, उसका लग्न लॉर्ड अच्छा है, प्रार्थना है, लग्न में बहुत सारे शुभ प्रभाव है, तो ये ऑप्शंस आएंगे लेकिन वो उनको एक्टिवेट नहीं होने देगा। ठीक है। तो ये दुराचारी योग हो गया कि आपकी कुंडली ये दिखाती है कि आपने अगर ये किया तो आप फंसोगे। नवांश कुंडली का ओवरऑल अवलोकन इन्होंने कहा है। जिस प्रकार जन्म कुंडली में जो मैंने आपको बताया था, भाव भावेश की स्थिति का कारक, भाव भावेश कारक तीनों का विचार आप कीजिए, ठीक उसी तरीके से नवांश कुंडली में भी विचार करना चाहिए। इनका सीधी सी बात कहनी है कि नवांश कुंडली में द्वितीय भाव से भी हमें धन और कुटुंब देखना चाहिए, केवल हमें शादी ही नहीं देखनी चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति के धन, कुटुंब, इनके बारे में बात कर रहे हैं तो हमें सेकंड हाउस देखना चाहिए। तृतीय से हम भाई बंधु यहाँ भी देखने चाहिए। साहस, पराक्रम, चतुर्थ से माता, मन का सुख, भूमि, भवन, वाहन, सब कुछ देखना चाहिए। नवांश कुंडली के अन्य सभी भाव भी जन्म कुंडली के समान हमें देखने चाहिए। जन्म कुंडली और नवांश कुंडली के फलों में अगर कोई विरोधाभास हो रहा है तो उसको हमें चेक करना चाहिए और उसको फिर मैच करके फिर हमें रिजल्ट देना चाहिए। जैसे कि जो पहली वाली कंडीशन है, कहीं पर अच्छा कहीं पर बुरा, तो हमें दोनों कंसीडर करने हैं और उसको वैसे ही हमें गाइड करना है। लेकिन हमें नवांश कुंडली के एक एक भाव को इंडिविजुअल, हर एक इवेंट के लिए इंडिविजुअल ही देखना है। अच्छा, यहाँ पर ये क्लासिकल के बताए गए, जैसे हम कुंडलियों में राशियों के बताते थे, बाकी चीजों के बताते थे कि ये राशि का ये बेसिक करेक्टर है, तो संभावना है कि अगर ये लगना, ये आपका जो लग्नेश है वो ये है, तो आपके अंदर ये बेसिक करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। कौन सा लग्नेश? नवमांश का लग्नेश। ठीक है। ये आपका D9 चार्ट होगा प्रत्येक व्यक्ति का।
पर यहाँ 1 से 12 नंबर जरूर आया होगा, ठीक है। D9 की बात कर रहे हैं हम, लग्न की नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर D9 में 1 से 12 तक नंबर आया होगा, यानी जो भी आपका लग्नेश होगा नवमांश का, तो उसके अकॉर्डिंग क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी हमें कुछ रूल्स बताती है। जैसे सिंह यानी कि 5 नंबर आया है, तो यहाँ पर सूर्य का प्रभाव है। तो ये कहते हैं जातक सुंदर, सुखी, धनी, धार्मिक विचारों वाला, उसके बाल सुंदर, मुलायम, चमकीले, घुंघराले सब कुछ होंगे, जो सूर्य का प्रभाव है। तो सूर्य का इम्पैक्ट आएगा, इसको आप पढ़िएगा, ठीक है। नवमांश लग्न अगर आपका कर्क है, तो इसका स्वामी चंद्रमा होने पर जातक सुंदर, मध्यम कद, कोमल त्वचा, चमकीली करुणायुक्त सुंदर आंखें, जो कुल मिला के चंद्रमा के प्रभाव में कृषि एवं जल संबंधी कामों से धन कमाने वाला, स्नेही, मृदुभाषी, ये सारे करेक्टरिस्टिक आपके अंदर आएंगे। तो ये तो 4 और 5 नंबर के हो गए। उसके बाद फिर नवमांश लग्न आपका अगर मेष या वृश्चिक आ रहा है, तो उसका स्वामी मंगल है। जातक युवा, शक्तिशाली, मध्यम कद, साफ सुनहरे बाल, गोल आंखों वाला, धनी, सुयोग, सुखी व शत्रुओं का दमन करने वाला। तो यहाँ पर सिर पर चोट लगना, काम सुख का थोड़ा सा, यानी कि जो आपको चीज बताई थी सेक्सुअल प्लेजर का ज्यादा इसको इंटरेस्ट रहता है, ऐसा क्लासिकल भी कहती है। नवमांश लग्न आपका यदि मिथुन या कन्या यानी 3 और 6 नंबर से उदित हो रहा है या राइस हो रहा है, तो बुध का प्रभाव, जातक की आंखें सुंदर, मुखर, त्वचा कोमल, बाल लंबे घुंघराले, दंत पक्ति यानी जो आपके टीथ की जो लाइन है वो अच्छी, तो कुल मिला के धन, रत्न, आभूषण, उत्तम वस्त्रों से, यशस्वी, प्रतापी, शत्रु रहित, व्यापार या विक्रय में कुशल, वाणी कुशल, स्पीच में अच्छा, ये सारी चीजें होंगी। नवमांश लग्न आपका अगर 9 आ रहा है, यानी कि धनु और मीन का रहा है, तो गुरु का प्रभाव है। जातक सुंदर, सुगठित देह, तो यहाँ पर पूरा उसका लंबा कद, थोड़ा सा बड़ा पेट, और भाग्य रेखा बहुत सुंदर होती है। समाज में मान सम्मान, यश पाने वाला, निष्ठावान, मित्रों का सहयोग, संतान के कारण सुखी, वाणी मधुर, आकर्षक, अगर नवमांश लग्न ये है। फिर कहता है कि नवमांश लग्न अगर तुला और वृषभ राशि का हो, तो ये शुक्र का प्रभाव है। सुंदर बाल, लंबी गर्दन, काली सुंदर आंखें, आकर्षक देह, ऐसा जातक सुखी, संपन्न, गुणी, अच्छी संतान से युक्त, सुंदर स्त्रियों का सहयोग और उसे कंफर्ट अपनी लाइफ में मिलता है। आखिरी में जो नवमांश लग्न आता है आपका मकर या कुंभ, इसका स्वामी यदि शनि हो, शनि है ही, तो जातक लंबा, दुबला पतला, श्याम वर्ण वाला, यानी काले रंग का, सावले रंग का, भूरे बाल, अनेक गुणों से युक्त, सुंदर, आकर्षक, स्वतंत्रता का पक्षधर। कोई जातक अगर दुर्लभ, दुर्बल, पापी, नास्तिक, क्रोधी हो सकता है, राजदंड, चोर, भय अथवा मुकदमेबाजी से अपने धन की हानि कर सकता है। तो आपका जो भी नवमांश लग्न आया हो, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिकल के कुछ प्रिंसिपल बताए हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें कुछ ना कुछ ऐसे इम्पैक्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो सर जब हम D1 और D9 दोनों देखेंगे, ऑब्वियसली उसमें अलग हो सकते हैं लग्नेश। हम्म। तो उसमें क्या कहेंगे कि दोनों का प्रभाव आ रहा है, जैसे किसी का मकर या कुंभ हो D1 में, लेकिन फिर नवमांश में जैसे कर्क हो गया। ठीक है। ये आएगा, ज्यादा प्रभाव D1 का आएगा, 30% यहाँ का भी प्रभाव आएगा, ठीक है। तो आप मिला जुला के उस पर्सनैलिटी को देख सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं।